अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आज 23 मार्च 2021 है। आज से कई दहाइयों पहले 23 मार्च 1940 को एक ऐसा फैसला हुआ जिसने साउथ एशिया की हिस्ट्री और फ्यूचर दोनों तब्दील करके रख दिए। ना सिर्फ साउथ एशिया बल्कि दुनिया की हिस्ट्री के अंदर एक अहम तब्दीली आई। इस अहम तब्दीली का नाम पाकिस्तान था। एक ऐसा मुल्क बना जो कि दुनिया के अंदर यूजुअली आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर ममालिक नहीं बना करते, लेकिन पाकिस्तान आइडियोलॉजी के बुनियाद पर क्रिएट हुआ। मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी जिसके अंदर लोगों से पूछा गया, आम लोगों से जो 2 वक्त की रोटी के लिए जो है वो दिन रात काम कर रहे होते हैं, और कहा यह जाता है कि तुझसे भी दिल फरेब है गम रोज़गार के। तो उन लोगों से 23 मार्च की हिस्ट्री के बारे में पूछा गया। कुछ को मालूम था, कुछ को मालूम नहीं था, लेकिन वो सोशल मीडिया की वीडियो देखकर मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि लोगों को 23 मार्च की हिस्ट्री बताना बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो क्या थी, उसकी छोटी सी झलकी देख लीजिए। 23 मार्च को मीनार पाकिस्तान बना था मेरे ख्याल से जी, इसलिए कि 23 मार्च को धमाके हुए थे। 23 दिन इसलिए मनाते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। 23 मार्च पता नहीं कि खुशी का दिन है, पर पता नहीं क्यों मनाते हैं। क़ायद-ए-आज़म का यौम वफ़ात है, इसलिए हम यौम वफ़ात है क़ायद-ए-आज़म। जी बिल्कुल इसलिए मनाते हैं। जी क़ायद-ए-आज़म पैदा हुए थे इसलिए मनाते हैं। इस वजह से दिन मनाया जाता है। जी, हमें खुशी होती है इसलिए। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, अभी ज़रूरत इस बात की है कि हमारे नौजवानों को बताया जाए कि हमारी तारीख़ किन मुश्किलात से भरी पड़ी है, किन कुर्बानियों से भरी पड़ी है, और किन कुर्बानियों के बाद हमने ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। क्योंकि हमारे यहाँ पूछा यह जाता है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, लेकिन कभी ये नहीं पूछा जाता कि पाकिस्तान को हमने क्या दिया। तो आज 23 मार्च 1940 को हुआ क्या और हम 23 मार्च मनाते क्यों हैं, उसके बारे में बात करेंगे। 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, माजी, हाल और मुस्तकबिल। सबसे पहले बात करेंगे माजी की। तो सबसे पहले बात करते हैं माजी की और पाकिस्तान की बुनियाद कब पड़ी। वैसे तो 1947 पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को सिर्फ 1947 से स्टार्ट किया जाए तो दिस वुड बी वेरी अनफेयर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान की बुनियाद 200 साल पहले ही पड़ चुकी थी, जब मोहम्मद बिन कासिम 18 साल नौजवान सिंध को फतह करता है, और सिंध को फतह करने के बाद इस तमाम सब कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में इस्लाम की तरवीज शुरू होती है। इस्लाम फैलना शुरू होता है और अगले 800 साल उरूज और जवाल का शिकार रहते हैं। कभी मुसलमानों के लिए अच्छा वक्त आ जाता है और कभी बुरा वक्त आ जाता है। फिर मुसलमानों की जो हुक्मरानी है उसका दौर शुरू होता है। मुग़ल एरा में मुसलमान हाकिम के तौर पर देखे जाते हैं, मुसलमान एक काबिज़ के तौर पर भी देखे जाते हैं यहाँ के उन लोगों की तरफ से जो कि यहाँ इंडिजिनस थे, यहाँ के हिंदुओं की तरफ से, यहाँ के सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की तरफ से। उसके बाद मुग़ल डाउनफॉल शुरू होता है, और ये डाउनफॉल बेसिकली हमें तो बहादुर शाह ज़फ़र की बात की जाती है क्योंकि वो लास्ट मुग़ल एम्परर थे, लेकिन ये डाउनफॉल असल में मोहम्मद शाह के टाइम से शुरू होता है। 18वीं सेंचुरी के अंदर मोहम्मद शाह का एरा 1719 से लेकर 1748 तक रहता है, और उसके बाद डाउनफॉल ही हुआ चला जाता है, ज़वाल ही आता चला जाता है। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को म्यूटनी के इल्ज़ाम पर अंग्रेज़ एग्ज़ाइल कर देते हैं, और म्यूटनी किस बात पर, अंग्रेज़ों के और अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने और अपने हुकूक के ऊपर बात करने को म्यूटनी का नाम दिया जाता है। वैसे तो बहादुर शाह ज़फ़र एक बड़े जाने माने शायर के तौर पर भी जाने जाते हैं और आखिरी अयाम के अंदर बड़ी कसम पुरसी के हाल में भी रहे, लेकिन वहीं से एक और कश्मकश शुरू होती है, और वो कश्मकश ये होती है कि अब ये हाकिम मुसलमान तो उतर गए, गिर गए, अब हमारा वक्त है। सनातन धर्म के लोग ये सोचना शुरू करते हैं, और मैं तमाम लोगों की बात नहीं कर रही, मैं हिंदुओं के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हूँ, मैं हिंदुओं को जनरलाइज नहीं करती, लेकिन वो लोग जो पॉलिसी मेकिंग में होते हैं, वो लोग जो पॉलिटिक्स में होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं, और वही लोग, वही हिंदू एलीट मुसलमानों को दबाने की तरफ आ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं हिंदू एलीट का इल्हाक अंग्रेज़ों के साथ हो जाता है। बहुत सारी सरकारी नौकरियां हिंदुओं को दी जाती हैं मुसलमानों को देने की बजाय, या इक्वल रखने की बजाय, और इस तरह से बेरोज़गारी, गुर्बत
اور ساتھ ہی ساتھ ایک استحصال کی جو فیلنگ ہے وہ مسلمانوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ 1885 میں ایک انگریز آل انڈیا کانگریس کا بیسکلی بنیاد رکھتا ہے، اور اس کے بعد جمہوریت کا ایک دور شروع ہونے کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ ایک فیک یا ایک فساد ہی تھا جمہوریت کا، لیکن شروع ہوتا ہے سیاسی عمل، اور اس سیاسی عمل میں مسلمان بھی اس کانگریس کو ہی اپنا ایک طریقہ کار یا اپنا ایک وے فارورڈ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن جلد ہی مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کسی بھی طریقے سے ہندو ایلیٹ آگے نہیں بڑھنے دے گا مسلمانوں کو، اور ایک ایسی سٹیزن کے طور پر دیکھے گا جو شاید ملیچ ہیں، یعنی باہر سے آئے ہوئے ہیں، انویڈر ہیں، یا پھر کسی طریقے سے لوور کیٹیگری کے یا لوور کاسٹ کے ہیں۔ ایسے میں 1906 میں ڈھاکہ میں، جو اب بنگلہ دیش کا کیپٹل ہے، وہاں آل انڈیا مسلم لیگ کی کا بنیاد رکھا جاتا ہے، کہ سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد مسلمان جوک در جوک اس آل انڈیا مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، جوائن کرتے ہیں۔ فاسٹ فارورڈ آگے چلتے ہیں، یہ تگ و دو یا ٹگ آف وار چلتی رہی۔ آتے ہیں 1940 میں، 23 مارچ 1940 کو وہ ہوتا ہے جو بہت سارے لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا، جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ مسلمان اس بات کا باقاعدہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دو مختلف نیشنز ہیں، قومیں ہیں، اس دو قومی نظریے کے بنیاد کے اوپر ہمارا اکٹھا رہنا اب ممکن نہیں، اسی لیے مسلمانوں کو علیحدہ اور ہندوؤں کو علیحدہ جگہ دینی چاہیے۔ ایسے میں جو یہ تمام 23 مارچ 1914 کا ایک بہت عالی شان منٹو پارک، جو کہ اب اقبال پارک کے نام سے لاہور میں ہے، جہاں مینار پاکستان بھی کھڑا کیا گیا ہے اسی یاد میں، وہاں قائد اعظم کو باقاعدہ طور پر یونانیمسلی الیکٹ کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ آل انڈیا مسلم لیگ کا، اور یہاں قائد اعظم فارملی اناؤنس کرتے ہیں کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے۔ اس ریزولوشن کو 3 دن اس کی زبان کو، اس کی تمام چیزوں کو بڑے غور اور فکر کیا جاتا ہے اس کے اوپر کہ کیا یہ صحیح لکھی گئی ہے، کیا اس کی زبان ٹھیک ہے، کیا اس کے اندر الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہے، اور اس دن 23 مارچ 1940 کو اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ پیش کرنے والے شیر بنگال کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس ٹائم پر شیر بنگال سی ایم یعنی چیف منسٹر آف بنگال بھی تھے، اے کے فضل الحق صاحب ان کا نام تھا۔ اس کو سیکنڈ کرنے والے اس ریزولوشن کو خلیق الزما صاحب تھے۔ ان دونوں کے بعد، اور علامہ اقبال کا جو ایک خواب انہوں نے دیکھا تھا پاکستان کا، اور یہ جو قرارداد پیش ہوتی ہے، اس کے بعد 7 سال کے قلیل عرصے کے اندر، چھوٹے سے دور میں، پاکستان بن بھی جاتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم جو کہتے ہیں کہ مسلمان مصیبت سے گھبرایا نہیں کرتا، وہ بالکل بجا ہے۔ پاکستان بنتا ہے 14 اگست 1947 کو، 7 سال چند مہینے بعد۔ اس ٹائم میں پاکستانی، اور یہ کمپلیٹ جو ہے یہ سیاسی عمل سے بنتا ہے، یہاں بلڈ شیڈ یا یہاں تلواروں سے یا بندوقوں سے جنگ نہیں لڑی جاتی، لیکن جب آزادی کا وقت آتا ہے تو بے شمار جانیں قربان ہوتی۔ ان جانوں میں سے کئی جانیں میرے اپنے خاندان کی بھی ہیں، کیونکہ میرا ننہال اور میرا ددہال دونوں پاکستان پر اپنی جانیں قربان کر کے پاکستان کے حصول میں اپنا حصہ ڈالتا رہا۔ میرے بھی کئی رشتہ دار ایسے ہیں جن کی کہانیاں اور جن کے بہادری کے قصے آج بھی ہمارے خاندان میں سنائے جاتے ہیں، چاہے وہ ننہال ہو یا ددہال ہو۔ 1947 اکتوبر میں قائد اعظم ایک ہسٹوریکل سپیچ کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف نئے پاکستانیوں کو، جو کہ بچوں کی قربانیاں دے کر، عورتوں کی عصمت دری سہ کر، بزرگوں کی اور جوانوں کی شہادتیں سہ کر پاکستان میں آئے ہوتے ہیں، نہ صرف ان کو سنا رہے ہوتے ہیں بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ سپیچ کیا ہے وہ سنیے گا۔ بھائیو اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔
हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हमारा ईमान पक्का है, और अगर हमारा हौसला बुलंद है तो इंशाअल्लाह हम मुसीबत पर फतह पर खड़े रहेंगे। With confidence and with courage and self-reliance, and by the grace of God we shall emerge triumphant. इस स्पीच से हर पाकिस्तानी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिलखुसूस जो जोश, वलवला और फोरसाइट कायद-ए-आज़म की आवाज़ में और आवाज़ की गरज में सुनाई देता है, वो आज भी हर पाकिस्तानी के खून को गरमाता है। आगे बढ़ते हैं। तारीख मुश्किल बाबों से भरी पड़ी है पाकिस्तान की, और अच्छे दौर से भी भरी पड़ी है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल लीडरशिप के जमा होने का हब भी समझा जाता रहा, मुसलमानों के लीडर मुल्क के तौर पे भी देखा जाता रहा। पाकिस्तान दो लख्त भी हुआ। 1971 में भारत की साजिश की बुनियाद पर मुक्ति बाहिनी खड़ी हुई, और उसके बाद वो जगह जहाँ से पाकिस्तान का नारा बुलंद हुआ था और मुसलमानों की एक जिद्दोजहद बाकायदा शुरू हुई थी, वो जगह बांग्लादेश बन जाती है। अब इस साल बांग्लादेश को बने हुए 50 साल होने वाले हैं। एक पाकिस्तानी बहन के तौर पर मैं तमाम बांग्लादेशियों को बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी बेस्ट विशेस दूंगी, क्योंकि मेरी नज़र में और तमाम पाकिस्तानियों की नज़र में, तमाम वो पाकिस्तानी जिनसे आज तक मैं मिली हूँ, हमारा कभी बांग्लादेश के हवाले से कोई बिटर या कोई गलत सोच नहीं रही। हम हमेशा बांग्लादेश को अपने भाई के तौर पर देते हैं। भाइयों में भी इख्तलाफात होते हैं, इंशाल्लाह एक दिन ये इख्तलाफात बांग्लादेश के साथ हमारे ख़त्म भी हो जाएंगे, और हमारे भाई पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भाई मिलकर वो पाकिस्तान का ख्वाब या वो हिंदुओं से अलग होने का ख्वाब जो हमने देखा था, उसको मिलकर आगे भी बढ़ाएंगे, और साउथ एशिया के दोनों टाइगर्स भी बनेंगे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, और फिर पाकिस्तान की क़ुव्वत दिखाने का वक्त भी आया। 1998 के अंदर मई 28 मई को हम लोग न्यूक्लियर पावर बने। ना सिर्फ ये, पाकिस्तान का हाल कैसा है उसके बारे में बात करेंगे अब सेगमेंट में। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो है जो मैं या आप लिखें। हमें अमेरिका या चीन ने आके नहीं बताना कि हमें अपना मुस्तकबिल किस रास्ते पर लगाना है। हमें अपनी डगर और अपनी मंजिल का तयन खुद करना होगा। पाकिस्तानी कौम को अपनी तरफ और सेल्फ रिलायंस की तरफ देखना होगा। कायद-ए-आज़म ने अपनी मशहूर ज़माना 1947 की अक्टूबर की स्पीच में भी बोला था कि सेल्फ रिलायंस की वजह से हम एक ट्रायम्फेंट नेशन के तौर पर उभरेंगे, और कायद-ए-आज़म ने उसी स्पीच में ऑनेस्टी, शिवलरी और ऑनर की बात भी की थी। हमें कायद-ए-आज़म के वो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन की तरफ भी वापस आना होगा। एक दूसरे के साथ इत्तेहाद से आगे बढ़ेंगे तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। नाउमीदी कुफ्र है, और इसलिए मैं कभी भी नाउमीद नहीं होती। इसके साथ साथ एक ऐसा मुल्क जो कि रीजनल कनेक्टिविटी का बायस बन सके, जो न्यूक्लियर ताकत हो, उसका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि हम उसका फ्यूचर ब्राइट चाहते हैं। जिस ज़माने में यहाँ सब कॉन्टिनेंट के अंदर साउथ एशिया में महल बनाए जा रहे थे, तब वेस्ट वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बना रहा था और हेल्थ इंस्टीट्यूट्स बना रहा था, और आज वो उसके समरात खा रहे हैं। वो यूनिवर्सिटियाँ जिनमें आज से 100-200 साल पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो आज उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसीलिए हमें आज से 100 साल के बाद के जो समरात हमने आने वाली नस्लों को देने हैं, उसके फ़ैसले आज करना होंगे। और जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन और हेल्थ की तरफ ध्यान देना, और कायद-ए-आज़म के इन 3 असूलों यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, और उसके अलावा ऑनेस्टी, शिवलरी एंड ऑनर के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।